अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं जॉन कीट्स के एक और ओड को, जिसका टाइटल है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न एक मर्तबान को कहते हैं जो ग्रीक का बना हुआ है। तो यहाँ ग्रीक रेफरेंस मिलता है हमें। और सबसे पहले ओड किसे कहते हैं ये देख लेते हैं, उसके बाद ग्रेशियन अर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसकी टेक्स्ट को डील करेंगे, और उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इस पोएम या इस ओड के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ओड को। ओड आपसे पहले भी डिस्कस किया है, एक ऐसी लिरिकल पोएम को कहते हैं जिसमें किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी हैपनिंग को एग्जेजरेट करके एप्रिशिएट किया जाता है। एग्जेजरेशन के साथ जब एप्रिशिएट करते हैं किसी पर्सन, प्लेस या हैपनिंग को, तो ऐसी लिरिकल पोएम को हम ओड कहते हैं। अब ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से मुराद ये है कि एक ग्रीक का बना हुआ मर्तबान असल में लंदन म्यूजियम के अंदर, ब्रिटिश म्यूजियम में जॉन कीट्स ने एक मर्तबान को देखा था, एक जार को देखा था जिसे अर्न कहते हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ तस्वीर बनी हुई थी। और उस मर्तबान से मुतासर होके उसके बारे में जॉन कीट्स ने ओड लिखी थी। और यहां पर ग्रीक अर्न का मतलब, यहां ग्रीशियन अर्न से मुराद हेलेनिस्टिक अप्रोच भी है। हेलेनिज्म कहते हैं लव फॉर ग्रीक आर्ट, ग्रीक कल्चर, ग्रीक सिविलाइजेशन और ग्रीक लिटरेचर। अब चलते हैं पोएम की तरफ, इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। यहां पर पोएट ने दो से मुराद ग्रेशियन अर्न है, ग्रेशियन अर्न से मुखातब होते हुए कहा है कि ए ग्रेशियन अर्न स्टिल अनरेविश्ड, तुम अभी अनटच हो। अनरेविश से मुराद यह है कि जिसको अभी हाथ नहीं लगाया, और ब्राइड दुल्हन कह के बुलाया है, मतलब तुम एक ऐसी दुल्हन हो जिसको अभी उसके हस्बैंड ने हाथ नहीं लगाया या छुआ नहीं है। ऑफ क्वाइटनेस, किसकी? खामोशी की, मतलब तुम सुकूत की, बगैर हाथ लगाई हुई दुल्हन हो। ये उसने अर्न को कहा है। नेक्स्ट सेकंड लाइन में कहता है, दो फोस्टर चाइल्ड, तुम ले पालक बच्चा हो, ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, खामोशी का और आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो गुजर रहा है उसका। फोस्टर चाइल्ड, ले पालक बच्चा हो। उसके बाद सेल्वियन हिस्टोरियन, तुम एक सेल्वियन, सेल्वियन कहते हैं जंगली हयात की तारीख बताने वाली, मतलब तुम जंगली हयात की तारीख बताने वाले हो। हु कांस दस एक्सप्रेस, जो इजहार कर सकते हो, जो जाहिर कर सकते हो। किस चीज को जाहिर कर सकते हो? अ फ्लावरी टेल, एक फूलों वाली कहानी को, मोर स्वीटली देन अवर राइम, हमारी इस नज्म से ज्यादा बेहतर तरीके से। अब ये समझ लें कि पोएट ने थर्ड लाइन में कहा है और फोर्थ लाइन में कहा है कि ए मर्तबान, तुम फूलों वाली कहानी को या जंगलात के बारे में हमारी नज्म से बेहतर बयान कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तस्वीर बनी हुई है जंगलात की और मुख्तलिफ चीजों की, फूलों की, तो इसलिए उसने ये कहा। नेक्स्ट लाइन नंबर 5 को अगर हम देखें तो, वट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, दाई शेप से मुराद योर शेप, और लीफ फ्रिंज्ड का मतलब है जो पत्तों के ऊपर झालर या धारी सी बनी होती है, किनारी बनी होती है। वट लीफ फ्रिंज लेजेंड हॉन्ट अबाउट दाई शेप, और ये जो तुम्हारे किनारे की पत्तियों की सजावट है, ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स, ये सजावट किन चीजों के बारे में है? देवताओं के बारे में है या फिर फानी इंसानों के बारे में है? डेटीज देवताओं के लिए यूज किया गया है, और मॉर्टल से मुराद फानी इंसान, मतलब ये जो पत्तियों की किनारियां हैं ये किस चीज को जाहिर कर रही हैं? या तो लाफानी मखलूकात का इजहार कर रही हैं, या फिर इंसानों का, मतलब फानी लोगों का, और ऑफ बोथ, या फिर दोनों का इजहार कर रही हैं। मतलब ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर किन चीजों का ज़हूर किया गया है? इन टेम्पी और द डेल ऑफ आर्केडी, टेम्पी और आर्केडी दो जगहों के नाम हैं। ऐसे समझ लें कि यहां उसने जो सिटी है उसका नाम जाहिर करके कहा कि टेम्पी या आर्केडी के इलाके के तुम फानी लोगों का जाहिर कर रही हो, या फिर लाफानी लोगों का जाहिर कर रही हो, या फिर
तुम दोनों का ज़हूर कर रही हो या जाहिर कर रही हो, बयान कर रही हो। वट मैन और गॉड्स आर दीज। अब पोएट जो है यहां पर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन करना चाह रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है और उससे मुखातब है कि ये जो आदमी है या ये जो गॉड्स हैं जो ग्रेशियन अर्न पर बने हुए हैं ये क्या हैं? व्हाट मेडन्स लूथ, और ये जो लड़कियां हैं ये किस चीज से नफरत कर रही हैं? यहां बात समझ लें, वो जो तस्वीर मर्तबान पर बनी थी असल में उस तस्वीर पर कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो अब लड़के जो हैं वो लड़कियों के पीछे जब होते हैं तो डेफिनेटली लड़कियां हिचकचा के पीछे हटती हैं और नफरत का इजहार करती हैं, ऐसे कह लें कि मोहब्बत का पॉजिटिव साइन नहीं देती। तो इसलिए उसने कहा व्हाट मेडन्स लूथ, किस चीज से ये दोशीजाएं जो हैं वो पीछे हट रही हैं या नफरत का इजहार कर रही हैं। मतलब ये जो मेन है ये कौन है, ये जो गॉड्स हैं ये कौन है, ऊपर जो प्रिंट है, और ये जो मेडन्स हैं जो कार्व्ड किए गए हैं ये कौन है जो पीछे हो रही हैं। और उसके बाद उसने कहा व्हाट मैड परस्यूट, और ये जो ताकुब किया जा रहा है, परस्यूट का मतलब होता है ताकुब करना, मतलब पीछे जाना। तो ये जो पागलों की तरह लड़के पीछे जा रहे हैं लड़कियों के, ये क्या है? व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और जो लड़कियां जद्दोजहद करके पीछे हटने की कोशिश कर रही हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रही हैं, बचने की कोशिश कर रही हैं, तो ये क्यों कर रही हैं? मतलब अगर लड़के उनकी तरफ बढ़े हैं तो उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे के अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन यहां लड़कियां पीछे हो रही हैं। तो अब इन सारी चीजों को पोएट जो है वो क्वेश्चन मार्क के जरिए हमारे सामने रखना चाहता है। साथ उसने कहा व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, कौन सी बांसुरियां और ये क्या, ये जो ढोलचियां वगैरह होती हैं या तंबूरे होती हैं, मौसीकी के आलात हैं, टिम्ब्रल्स और पाइप्स, ये क्या हैं? व्हाट वाइल्ड एक्टेसी, और ये जंगली वजदान है, मतलब वजदानी कैफियत बनी हुई है, ये क्या है? अगर ऊपर वाली सारी लाइनों को हम डिस्कस करें तो यहां पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो अर्न है ये जंगलात के बारे में हिस्ट्री बता रहा है, ये फोस्टर चाइल्ड है। फोस्टर चाइल्ड इसलिए कहा कि मर्तबान बनाने वाले ने इस आर्ट को बना तो दिया लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आर्ट इस दुनिया में मौजूद है। उसके बाद उसने इसको ब्राइट कहा और उसके बाद कहा कि ये जो आदमी, ये जो लोग यहाँ जो शहर बने हुए हैं, ये जो लोग हैं, ये जो गॉड्स हैं, ये क्या हैं? ये जो लड़कियां हैं ये पीछे क्यों हो रही हैं? ये जो लड़के ऊपर प्रिंट हैं या कुंदा किए गए हैं ये क्या कर रहे हैं? और उसके अलावा कुछ बांसुरियां वगैरह मौजूद हैं, मतलब मौसीकी के आलात, और ये जो वजदानी कैफियत बनी हुई है ये क्यों है? यहां फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है। सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। आपको पता है ऊपर कुछ चीजें हमें सिर्फ देखने को मिली हैं, हमने सुना कोई नहीं। मतलब ऊपर जो मौसीकी के आलात हैं वो सिर्फ हमने देखे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन पोएट यहां पर क्या खूब बात करता है, कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, वो मौसीकी जो सुनी जा सकती है वो बहुत अच्छी है। बट दोज अनहर्ड, लेकिन जो मौसीकी नहीं सुनी गई, आर स्वीटर, वो उससे भी ज्यादा प्यारी है। सुनी जाने वाली आवाज तो बड़ी प्यारी है लेकिन वो आवाज जो नहीं सुनी गई वो उससे भी अजीज होती है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, इसलिए ए हल्की आवाज में मौसीकी चलाने वाले अपनी मौसीकी को चलाते रहो। प्ले ऑन मतलब मौसीकी चलाने वाले लड़के को इशारा किया गया है कि तुम इस तस्वीर में मौसीकी चलाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, वो मौसीकी जो हिस्सी कानों के साथ तो नहीं सुनी जा सकती। आपको पता है जब ग्रेशियन अर्न के ऊपर कोई पेंट हुई चीज है या कुंदा की गई चीज है तो वो मौसीकी जो चल रही है वो सुनी तो नहीं जा सकती क्योंकि वो तो एक पिक्चर या आर्ट की फॉर्म में है। तो आर्ट की फॉर्म में मौसीकी सेंसुअल ईयर के साथ या हिस्सी कानों के साथ, हवासे खमसा के साथ नहीं सुनी जा सकती। बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो ट्यून, लेकिन ये जो सॉन्ग्स हैं, डीटी से मुराद है सॉन्ग, ये सॉन्ग जो स्पिरिट रूह के सॉन्ग हैं ये ज्यादा अजीज हैं क्योंकि इनको टोन की जरूरत ही नहीं होती। मतलब ये समझ लें कि कानों की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब हमने
कोई वैसे आवाज सुननी हो, लेकिन जब हम अपनी रूह से ये गीत सुन रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो मौसीकी या ऐसी आवाज या कानों की जरूरत के बगैर ही सुन रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, फेयर यूथ, ए खूबसूरत नौजवान, वो लड़का जो उस अन के ऊपर बना हुआ था उससे मुखातब होकर उसने कहा, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे खड़े ए नौजवान, दो कांस्ट नॉट लीव, तुम नहीं छोड़ सकते, दाई सॉन्ग, अपने इस गीत को। सादा लफ्जों में ये कह लो कि पोएट ये कहना चाहता है कि ए मौसीकी चलाने वाले और गीत गाने वाले लड़के, तुम अपना गीत बंद नहीं कर सकते, दाई सॉन्ग, आपका गीत, नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, बेयर का मतलब होता है बरहना होना, मतलब दरख्तों के ऊपर से पत्ते झड़ जाना, खजा का मौसम आना। तो यहां मतलब यह है कि नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, कभी भी तुम्हारे दरख्तों पर पत्ते नहीं झड़ेंगे, तुम्हारे पत्तों जो दरख्त है यहां पर इनके पत्ते नहीं झड़ेंगे। पत्ते ना झड़ने का मतलब यह है कि कभी खजा नहीं आएगी। नेक्स्ट है, बोल्ड लवर, ए बहादुर आशिक, वो लड़का जो लड़की के पीछे जा रहा था और लड़की पीछे हट रही थी तस्वीर के अंदर या उस पेंट के अंदर या आर्ट के अंदर, उसको कहा है बोल्ड लवर नेवर नेवर कॉन्स दो किस, ए लड़के जो बहुत ही दलेर आशिक हो, तुम कभी भी किस नहीं कर सकते, मतलब अपनी महबूबा को बोसा नहीं दे सकते। दो विनिंग नियर द गोल येट, अगरचे तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हो, मतलब जब वो आर्ट है या जो तस्वीर है ग्रेशियन अर्न पर बनी, उसमें लड़का लड़की के बिल्कुल करीब जा चुका है किस करने के लिए, लेकिन पोएट कह रहा है क्योंकि वो अब आर्ट की शक्ल में हो चुकी है तो अब वो मजीद आगे नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिविंग बीइंग तो है नहीं, अब वो लाफानी है और वो वहां ही रुका रहेगा। इसलिए उसने कहा कि अगरचे तुम अपनी मंजिल के बड़े करीब हो रहे हो, लेकिन तुम कभी भी इसको किस नहीं कर सकते। डू नॉट ग्रीव, लेकिन साथ ही उसका दिल रखने के लिए और उसको हौसला देने के लिए, जैसे पोएट कहता है, लेकिन तुम्हें गमजदा होने की जरूरत नहीं है, डू नॉट ग्रीव, लेकिन तुम गमजदा ना बनो। शी कांट फेड, ये जो लड़की है जो इस तस्वीर में आपके सामने है वो कभी भी मदम नहीं होगी, मतलब ये कि इसकी खूबसूरती कभी मांद नहीं पड़ेगी, इसकी खूबसूरती वैसी की वैसी ही रहेगी। दो दाओ हैज नॉट दाई ब्लिस, अगरचे तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं मिल सकेगी, लेकिन इसके बावजूद फॉर एवर विल दो लव, तुम हमेशा मोहब्बत करते रहोगे, एंड शी बी फेयर, और ये लड़की हमेशा खूबसूरत रहेगी। मतलब ये है कि तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी, क्योंकि तड़प रहेगी, तुम अपनी मंजिल को हासिल तो नहीं कर सकोगे लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत कायम रहेगी। और अगली बात यह है कि चूंकि ये लड़की खूबसूरत है तो अब वक्त के साथ साथ इसने, अगर मॉर्टल हो, फानी हो, तो उसने अपनी खूबसूरती को कम करना होता है, लेकिन चूंकि ये आर्ट फॉर्म में आ चुकी है तो इसलिए ये हमेशा खूबसूरत रहेगी, इसकी खूबसूरती में भी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टैंजा है, ओ हैप्पी हैप्पी बर्ड्स, ए खुश खुश टहनियों, डेट कांस्ट शेड, तुम नहीं बहाओ, डेट कैन नॉट शेड, तुम नहीं बहाओगी, शेड का मतलब होता है गिरा देना, योर लीव्स, अपने पत्तों को। टहनियों से मुखातब होकर पोएट कहते हैं कि ए टहनियों तुम्हारे पत्ते कभी नहीं गिरेंगे, नॉर एवर बिड द स्प्रिंग ऑडियो, ऑडियो का मतलब अलविदा कहना, और तुम कभी भी मौसम बहार को अलविदा नहीं कहोगे, क्योंकि खजा तो आनी नहीं है। खजा इसलिए नहीं आनी कि चूंकि तुम आर्ट की फॉर्म में हो तो आर्ट को कोई खजा नहीं है या आर्ट को कोई जवाल नहीं है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और ए खुशी से गीत गाने वाले, अनवेरिड, तुम बगैर थके काम करते रहोगे, मतलब मौसीकी चलाते रहोगे। अनवेरिड का मतलब है बगैर थके, चूंकि वो आर्ट फॉर्म में है तो वो कौन सा थकेगा और उसकी कौन सा सांस फूलेगी। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और तुम्हारे ये जो मौसीकी के गीत हैं और मौसीकी के आलात से गीत निकल रहे हैं ये हमेशा ताजा भी रहेंगे और नए भी रहेंगे।
मतलब मौसीकार कभी नहीं थकेगा, हमेशा ताजा दम रहेगा और हमेशा नए गीत गाता रहेगा, क्योंकि अब वो आर्ट की फॉर्म में है ना, इसलिए। नेक्स्ट लाइन है, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, हैप्पी लव, सबसे खूबसूरत मोहब्बत, खुशी वाली मोहब्बत, मोर खुशी वाली मोहब्बत, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। ये जो खुशी वाली मोहब्बत है ये हमेशा वार्म रहेगी, क्योंकि मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मार्टल इंसानों की तरह फेड हो जाती है, मदम हो जाती है। मतलब एक वक्त होता है मोहब्बत के जज्बात अपने ओजे कमाल पर होते हैं, लेकिन वही आदमी और वही औरत या लड़की एक वक्त के बाद उस मोहब्बत की कैफियत को नहीं समझ सकते या उस उतने कमाल तक नहीं पहुंचते। लेकिन यहां आर्ट के अंदर जो मोहब्बत है ये हमेशा वार्म रहेगी। मतलब आम रूटीन में तड़प कम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि मॉर्टल इंसान है, लेकिन जब आर्ट की फॉर्म के अंदर है तो फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। तुम्हारी जो मोहब्बत है ये हमेशा तुम्हें खुशी देती रहेगी और खुशी देने के साथ साथ हमेशा गर्मजोशी वाली रहेगी और इसको एंजॉयड किया जाता रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है हाँपना, मतलब कि गर्मजोशी वाली मोहब्बत के साथ जैसे बंदा बहुत हाँपते हुए किसी के पीछे जाता है और तुम हमेशा हाँपते रहोगे। एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा जवान रहोगे। मतलब आम रूटीन में इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसके जज्बात कम हो जाते हैं, मान पड़ जाते हैं, लेकिन यहां चूंकि वो आर्ट की फॉर्म में है तो मोहब्बत भी जवान रहेगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मोहब्बत के जज्बात भी जवान रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, और जितने भी मोहब्बत के जज्बात हैं वो इन तमाम चीजों से, मतलब इंसानी जो लोग हैं, ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस हैं, ये उनसे बढ़कर है। जब बंदा आर्ट की, मतलब जब कोई चीज आर्ट की फॉर्म में आएगी वो इंसानी पैशंस से बढ़ जाएगी। इसलिए डेट लीव्स अ हार्ट हाई सारोफुल एंड क्लॉइड, और यही वजह है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी और इंतहाई, क्लॉइड्स का मतलब होता है इंतहाई, जो है ना वो गमजदा हो जाता है। क्यों हो गया है गमजदा पोएट? क्योंकि मोहब्बत के जो इंसानी जज्बात हैं वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन आर्ट जो है वो परमानेंट रहेगा। अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, और पोएट कहता है कि एक ऐसा माथा जो झुलस रहा है, तड़प रहा है गर्मजोशी के अंदर, एंड पार्चिंग टंग, और जुबान खुश्क हो चुकी है। पार्चिंग टंग खुश्क जुबान को कहते हैं। पोएट ये कहना चाहता है कि मेरी जुबान खुश्क हो चुकी है और मैं इंतहाई गमजदा हो चुका हूं, चूंकि इंसानी जज्बात इस काबिल नहीं है कि वो परमानेंट हो सके, क्योंकि इंसान इमोर्टल है, लाफानी है, और जो ऊपर आर्ट का जिक्र किया गया है वो फानी है, आर्ट हमेशा रहेगा। इस वजह से पोएट जो है, यहां आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उसकी तबीयत नासाज, और ये एक मारूसी बीमारी भी थी जिसकी वजह से जॉन कीट्स की डेथ भी होने वाली है, और उसके भाई टॉम की भी डेथ हो चुकी है, मदर की भी डेथ हुई है। तो ये सारी फीलिंग, फैनी ब्राउन वैसे उसे छोड़ के जा चुकी है, तो ये फीलिंग का इजहार यहां पर मिलेगा। क्योंकि इस पोएम के अगर हम सब्जेक्ट मैटर को देखें तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलती हैं जो आप नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर सेक्स का एलिमेंट सब्जेक्ट के तौर पर हमारे सामने आया, क्योंकि लड़की और लड़के की मोहब्बत और किस का जिक्र किया गया है। इसके अलावा लव का एलिमेंट भी हमें देखने को मिला है, इसके सब्जेक्ट के अंदर है। नेचर भी इसके सब्जेक्ट का हिस्सा है और डेथ भी इसके सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो ये डेथ के बारे में चंद लाइंस थी। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। हु आर दीज, अब ना जो दूसरी तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि तीनों साइडों पे उस अर्न के तस्वीरें बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ रुख करके पोएट जो है वो दूसरी तस्वीर को इशारा करते हुए या पेंटिंग को या आर्ट को मुखातब करते हुए सोचता है, कहता है हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस, ये लोग कौन है जो कुर्बानगाह की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि एक जुलूस की सूरत में लोग जो है वो कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं गाय की कुर्बानी देने के लिए। तो पोएट कहता है हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस, ये जो कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं कुर्बानी देने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए, ये कौन है। टू व्हाट ग्रीन आल्टर, ये सबज कुर्बानगाह की तरफ जो जा रहे हैं। ओ माइस्टीरियस प्रीस्ट, ए पुर इसरार पादरी, मतलब तुम कौन हो। लीडेस्ट दो
दैट हाइफर लोअरिंग एट द स्काई। ए प्रीस्ट, तुम लेकर जा रहे हो एक गाय के बच्चे को, हाइफर को, जिसका सर आसमान की तरफ झुकाया हुआ है, मतलब कुर्बानी के लिए सर उसने झुकाया हुआ है और वो आसमानों की तरफ जाने वाली है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, फ्लैंक्स जो है वो साइड्स के लिए यूज करते हैं, कुल्हे या साइड्स जैसे जानवर के होते हैं। तो ये जो सिल्कन फ्लैंक्स है, रेशमी किस्म की उसकी साइड्स, विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, जिसको हारों के साथ, गार्लैंड्स हार के लिए यूज करते हैं। आपको पता है जब किसी भी जानवर को कुर्बान करना होता है तो मुख्तलिफ सिल्क के कपड़े उसके ऊपर या हार और माला या इस तरह की चीजें पहना दी जाती हैं, बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं। तो वो कहता है कि इसके ऊपर ये जो मालाएं या हार और मलबूस किया गया है रेशमी कपड़ों से, ये क्या है। नेक्स्ट देखें, व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, ये जो दरिया या समंदर के साहल के करीब छोटा सा कस्बा है, ये क्या है। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडल, सिटाडल किले को कहते हैं। और ये जो पहाड़ी के ऊपर एक पुरसकून किला बनाया गया है। उसके बाद इज एम्प्टीड, वो किला बिल्कुल खाली है, ऑफ दिस फाक, उसके लोगों से, क्योंकि किले में आज लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो कुर्बानी करने के लिए उधर चर्च की उसमें क्या कहते हैं कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से इज एम्प्टीड, वो सिटाडल या किला खाली है, ऑफ इट्स फॉक्स, इसके लोगों से, फाक लोगों को कहते हैं। दिस पायस मोन, इस बहुत अच्छी सुबह को, पाइस का मतलब है मुकद्दस सुबह को, मतलब आज की मुकद्दस सुबह को वो लोग जो है वो किले की तरफ छोड़कर कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो किला खाली है। एंड लिटिल टाउन, और ये जो छोटा सा कस्बा है जहां से लोग आए हैं, द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, तुम्हारी गलियां हमेशा खामोश रहेंगी। अब आपको पता है कि जब किसी शहर से या किसी टाउन या कस्बे से सारे लोग किसी जगह पर सैक्रिफाइस करने के लिए चले जाएंगे तो पीछे गलियां तो खाली रहेंगी और वीरान रहेंगी, वहां तो कोई बंदा ही नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि ए किले, क्योंकि तस्वीर के अंदर वापस पलट के थोड़ी आना है लोगों ने, तो इसलिए ए किले या ए टाउन, तुम्हारी गलियां हमेशा खाली रहेंगी, विल साइलेंट बी, और ये खामोश रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई वापस पलट के नहीं आएगा मुझे बताने के लिए। क्या बताना है? वाई दो आर्ट डेसोलेट, कि तुम इतने वीरान क्यों हो। मतलब ए कस्बे, तुम्हारी वीरानी के बारे में अगर मैं मालूम करना चाहूं तो मुझे बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वापस पलट के आएगा ही कोई नहीं। कैन एवर रिटर्न, क्योंकि जब कोई वापस आएगा तो मुझे कहानी बताएगा और तुम्हारी वीरानी के असबाब बताएगा, तो वापस तो किसी ने आना नहीं है, इसलिए तुम्हारी गलियां खामोश रहेंगी और वीरान रहेंगी। लास्ट स्टेंजा है आज की पोएम या ओड का, ओ एटिक शेप, ए बाला खाने की शक्ल के। यहां यह भी ग्रीक सिटी के लिए यूज किया गया है, ग्रीक एलियन देते हुए हेलेनिस्टिक अप्रोच के साथ। ओ एटिक शेप, ए बाला खाने की शक्ल के, ए एटिक शेप के, फेयर एटीट्यूड, तुम कितने अच्छे हो, फेयर एटीट्यूड, तुम कितने अच्छे हो, विद ब्रीड, जिसके ऊपर बनी हुई हैं, ब्रीड बनने के लिए वो जो मोती तारे और इस तरह की चीजें लगाई गई होती हैं उसके लिए यूज किया गया है कि तुम्हारे ऊपर बनाई गई, सॉरी इधर है, ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड, विद ब्रीड ऑफ मार्बल, तुम्हारे ऊपर संगे मरमर के ऊपर, मेन एंड मेडन्स, आदमी और औरतें, ओवर राट, कुंदा की गई हैं। ओवर राट आपको पता है कुंदा करके, जब किसी पत्थर पर कोई चीज लिखती है ना तो उसे खुदाई करके या कुंदा करके लिखती हैं, तो तुम्हारे ऊपर कुंदा करके तुम्हारे ऊपर आदमियों की और औरतों की तस्वीर बनाई गई हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, और दरख्तों की शाखें हैं, एंड द ट्रोडन वीड, और रुंधे हुए घास मौजूद है। मतलब जो लोग या आदमी या औरतें वहां से गुजरी हैं तो उनके गुजरने की वजह से कुछ घास जो है उनके कदमों के नीचे रुंधी हुई है, इसलिए उसने कहा है कि रुंधी हुई घास मौजूद है। दो साइलेंट फार्म, ए खामोश शक्ल, साइलेंट फार्म क्योंकि वो अर्न जो है वो बोलता तो नहीं है, वो तो खामोश है, इसलिए उसे कहा कि ए तुम खामोश फार्म, डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम हमें तंग करते हो,
मतलब तुम हमें परेशान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा परमानेंट रहोगे और हम जो है वो इमोर्टल हैं, लाफानी हैं, हम तो खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। एज डूथ एटर्निटी, जैसे अबदियत होती है, मतलब तुम अबदी हो चुके हो, तुम्हें अब जवाल नहीं आएगा चूंकि तुम आर्ट की फॉर्म में हो। कोल्ड पेस्टोरल, और ये सर्द देहाती, पेस्टोरल देहाती सीन जाहिर कर रहे हो जंगलात के बारे में। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, और जब बुढ़ापे के अंदर ये नस्ल खत्म हो जाएगी, मतलब लोग बूढ़े होके मर जाएंगे, दो शॉल्ट रिमेन, तुम बाकी रहोगे, इन मिड्स ऑफ अदर, वो दूसरे गमों के दरमियान, मतलब दूसरी नस्ल आएगी, दूसरे लोग आएंगे, उनके गम होंगे, तुम उनके गम सुनने के लिए भी मौजूद रहोगे, हम खत्म हो जाएंगे। देन अवर्स, और उसने कहा है हमारे गमों की निस्बत, अ फ्रेंड टू मैन, अब उसने मर्तबान से कहा है, जार से या अन से कहा है कि तुम दोस्त हो इंसान के, टू होम दो सेस्ट, जिनको तुम कहोगे, क्या कहोगे? ब्यूटी इज ट्रूथ, मतलब हमारे आने वाली अगली नस्ल को तुम बताओगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, सच खूबसूरती है, मतलब खूबसूरती जो है वो सच्चाई है, ट्रूथ ब्यूटी, और यही खूबसूरती जो है वो सच है। डेट इट ऑल, डेट इज ऑल, यही वो चीज है। ये नो ऑन अर्थ, ये जमीन पर तुम जानते हो, एंड ऑल ही नीड टू नो, और ये तमाम चीजों को जानने की तुम्हें जरूरत है। अब यहां हम इसके जो मुख्तलिफ किस्म की फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई हैं इस ऑड के अंदर, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हेलेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है कि लव फॉर ग्रीक आर्ट, सिविलाइजेशन और लिटरेचर, इसको हम हेलेनिज्म कहते हैं। हेलेनिज्म को डिस्कस करने के बाद हम अपास्ट्रॉफी को डिस्कस करते हैं। अपास्ट्रॉफी मैंने बताया था, अपास्ट्रॉफी उस टेक्निक को कहते हैं जब पोएट डायरेक्ट किसी चीज से मुखातब होता है, उसे हम अपास्ट्रॉफी कहते हैं। तो लाइन नंबर 1 और 41 के अंदर अपास्ट्रॉफी का यूज आप देख सकते हैं। जैसे कि लाइन नंबर 1 में पोएट ने कहा, दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तो ये जो दो का वर्ड है ये यहां पर अपास्ट्रॉफी का यूज किया गया है, डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह 41 लाइन में भी यूज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम फिगर ऑफ स्पीच को देखें तो हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी बेजान चीज को इस तरह करके बयान करना कि वो जानदार लगना शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी ह्यूमन ट्रेट को नॉन लिविंग थिंग्स को देना शुरू करना। अब ये कहां कहां यूज किया गया है? लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 3 में और 48 में। जैसा कि फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन अगर हमने देखनी हो तो अनरेविश्ड ब्राइड, ब्राइड दुल्हन है, और हम ये जो दुल्हन है ह्यूमन ट्रेट है, ये किसको दे रहे हैं? एक अन को, मर्तबान को, जार को, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन की एक एग्जांपल है। दूसरे नंबर पर फोस्टर चाइल्ड, ले पालक औलाद या बच्चा, तो ये हम अर्न को एक चाइल्ड कह रहे हैं, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। उसके बाद सेल्वियन हिस्टोरियन, तुम जो है वो जंगलात की या जंगली हयात की तारीख बताने वाले हो, तो हिस्टोरियन तारीख बताने वाला ह्यूमन ट्रेट है जो कि इंसान को दी गई है। और 41 लाइन में भी अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड। 41 लाइन के अंदर भी हम 48 लाइन में आइए, 48 लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, देन अवर्स अ फ्रेंड, अब फ्रेंड होना ह्यूमन ट्रेट है। इसी तरह टू होम दो सेस्ट, जिनको तुम कहोगे, अब कहना भी ह्यूमन ट्रेट है, तो ये जो है वो अर्न कहेगा, मर्तबान, तो इसलिए ये भी पर्सोनिफाई किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन देखने के बाद अगर इस पोएम में देखें तो एंजेममेंट का इस्तेमाल किया गया है। एंजेममेंट कहते हैं जब हम पोएम की एक लाइन पढ़ें और उसका मफहूम ना समझ पाएं, जब तक हम उससे अगली लाइन ना पढ़ें, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और रन ऑन लाइन की टेक्निक इसको समझा जाता है, रन ऑन लाइन या एंजेममेंट। तो अब लाइन नंबर 3 में, 11 में, 15 में, 21 में, 39 में और 41 में हमें एंजेममेंट के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि लाइन नंबर 3 अगर हम पढ़ें तो इसमें है सेल्वियन हिस्टोरियन हु कांस दस एक्सप्रेस, तुम नहीं इजहार कर सकती। अब किसका इजहार नहीं कर सकती? यहां तक हमें थीम क्लियर नहीं है या मैसेज क्लियर नहीं है,
तो यहां किसका इजहार नहीं कर सकती? नेक्स्ट लाइन है अ फ्लावरी टेल, फूलों वाली एक कहानी का। तो ये एक एग्जांपल है एंजाइममेंट की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 11 नंबर लाइन को डिस्कस करते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड, वो मौसीकी जो सुनी गई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो नहीं सुनी गई वो उससे भी अच्छी है। तो अनहर्ड के बाद आर स्वीटर जब तक ना पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन को, हमें इस लाइन की समझ नहीं आएगी, इसलिए ये भी एंजाइममेंट की एक एग्जांपल है। अब लाइन नंबर 15 में अगर हम देखें तो पोएट कहता है फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दो कांस्ट नॉट लीव, तुम नहीं छोड़ सकते क्या दाई सॉन्ग, अपने गीत को। तो जब तक लाइन नंबर 16 नहीं पढ़ेंगे 15 की जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसी तरह अगर लाइन नंबर 21 में देखें तो ओ हैप्पी हैप्पी बर्ड्स दैट कांस्ट शेड, तुम नहीं बहाओगे या गिराओगे, क्या नहीं गिराओगे? योर लीव्स, अपने पत्तों को। तो जब तक लाइन नंबर 22 नहीं पढ़ी गई, 21 की समझ नहीं आई, तो इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। इसी तरह लाइन नंबर 39 के अंदर भी ये यूज किया गया है। जैसे 39 लाइन को देखें तो यहां पर है विल साइलेंट बी, तुम खामोश रहोगी गलियों, एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई नहीं होगा बताने के लिए। क्या बताने के लिए? वाई दो आर डेसोलेट, कि तुम वीरान क्यों हो। तो इसलिए यह भी एंजाइममेंट की एक एग्जांपल है। इसी तरह 41 लाइन देखें तो इसके अंदर भी ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल, तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं मार्बल मेन एंड मेडन। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन पढ़नी पड़ती है। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एंजाइममेंट की एग्जांपल थी, पर्सोनिफिकेशन देखी है, उसके बाद एंजाइममेंट डिस्कस किया है। अब देखते हैं एनाफोरा को। एनाफोरा किस टेक्निक को कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड शुरू हो रही हो तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। सादा लफ्जों में यह कह लें कि दो या दो से ज्यादा लाइनों को जब एक ही लफ्ज के साथ शुरू किया जाता है तो इस टेक्निक को एनाफोरा कहते हैं। अब लाइन नंबर 1 और 2 के अंदर एनाफोरा की एग्जांपल हमें मिलेगी, जैसा कि दो स्टिल अनरेवर्स्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो दो का वर्ड यहां दोनों लाइंस के अंदर यूज किया गया है, यह एक एनाफोरा की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम लाइन नंबर 8, 9 और 10 को देखें तो यह भी एनाफोरा की एक एग्जांपल है। जैसा कि लाइन नंबर 8 है व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लूथ, व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्टेसी। तो यहां पर व्हाट से सारे ये जो लाइंस हैं ये स्टार्ट हो रही हैं, जो कि एनाफोरा की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर्स, एक ही लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का एक ही लेटर के साथ शुरू होना। कैसे? लाइन नंबर 2 को देखें, 5 को देखें, 8 को देखें, 12, 13, 18, 19, 33, 39, 41, 42, 44, 46 और 48 ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है। जैसा कि लाइन नंबर 2 अगर हम देखें तो इसके अंदर साइलेंस स्लो दोनों एस से शुरू हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो ये एक एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 5 में अगर हम देखें तो लीफ लेजेंड, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 8 में मेन और मेडन्स, ये भी एलिट्रेशन है। लाइन नंबर 12 में अगर हम देखें तो यहां पर है पाइप्स प्ले, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह एलिट्रेशन जो है वो 13 लाइन में भी है, जैसे ईयर और एंडियर्ड, ये भी एलिट्रेशन है। 18 नंबर लाइन को अगर हम देखें तो इसके अंदर भी एलिट्रेशन हमें देखने को मिलेगी, जैसा कि गोल और ग्रीव, ये भी एलिट्रेशन है। 19 नंबर लाइन दो और दाओ, ये भी एलिट्रेशन है। 33 लाइन अगर हम देखें तो इसके अंदर लीड्स और लोइंग, ये एलिट्रेशन, और दूसरे नंबर पर दो और डेट, ये भी एलिट्रेशन की एक एग्जांपल है। इसी तरह 39 अगर लाइन को देखें तो 39 नंबर लाइन के अंदर साइलेंट और सोल को हम ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह 39 के बाद अगर हम 41 लाइन को देखें तो 41 लाइन के अंदर एटीट्यूड और
एटिक, ये भी एलिट्रेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। 42 लाइन के अंदर मार्बल, मेन और मेडन्स, ये भी एलिट्रेशन को ट्रेस किया जा सकता है। इसी तरह 44 नंबर लाइन को देखें तो दो और थॉट, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। वेन और वेस्ट एलिट्रेशन है 46 लाइन में। और लास्ट है 48 लाइन के अंदर देन और दो, ये एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगी। अब मैं राइम स्कीम डिस्कस करता हूं मुख्तलिफ स्टैंजास की। फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई डी सी ई, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजे को अगर हम देखें तो इस सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम हमारे सामने है। यहां पर ए बी सी डी ई, और थर्ड स्टैंजा में ए बी सी डी ई, और लास्ट सेकंड लास्ट है ए बी सी डी ई, और लास्ट पर है ए बी सी डी सी ई। और इस पर ओड में जो नेक्स्ट टू टर्म्स यूज की गई हैं, एक तो हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है कि फर्स्ट टू स्टैंजास के अंदर बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन पाई गई है। एग्जेजरेशन इस हद तक पाई गई है कि वो जो अर्न था उसको इतना ग्लोरीफाई करके बयान किया गया है, जिस एग्जेजरेशन को हम हाइपरबोल कहते हैं। उसके बाद अगर हम नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करें तो इस ओड के अंदर इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है एक आर्ट को या ग्रेशियन अर्न को कि वो इंसानों से बढ़कर महसूस होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो इमोर्टल लोगों से बढ़कर मोर्टल दिखना शुरू हो गया है। तो इसलिए आर्ट को उसने परमानेंट और नेचर को उसने परमानेंट कहा है, और ह्यूमन बीइंग को उसने जो है वो परमानेंट नहीं कहा, जवाल होने वाली चीज कहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां नेगेटिव कैपेबिलिटी की अप्रोच भी हमें देखने को मिलती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।